lead poisoning. Is it visible? आपको स्लाइड दिख रहा है ना डॉक्टर अरविंद? Yes sir, yes sir. Good afternoon sir. However, so today's topic is lead poisoning in animals. So if you remember, in the last class, I have talked about the arsenic poisoning. So both arsenic and lead are heavy metals. Arsenic poisoning, yes sir. Arsenic poisoning. And today we'll deal with lead poisoning. Yes sir. Both arsenic and lead poisoning are common in Yes, the sense that the mechanism of toxicity, even the source and the property of this metal is very similar. Lead and arsenic is very similar in their Yes. chemical property since they are heavy metals. Okay? And also the mechanism of Yes. toxicity is very similar. So I have decided to take lead poisoning just after arsenic poisoning. It will help you in remembering the different changes in the body, toxicokinetics and toxicodynamics also. Okay? Yes sir. Can you tell me something Yes, about lead, Dr. Arvind? Can you tell me something sir. about lead? Anything about lead? Yes sir. लेड सर लेड मोर टॉक्सिक सबस्टांस जो है ये 3 है पार्डन मैं समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ सर। और इनका रूट जो लेड टॉक्सिसिटी का है वो इनहेलेशन है, इंजेक्शन है। राइट। और जो इनहेलेशन है मोस्ट कॉमन रूट है। और जो इंजेक्शन रूट है ये स्किन में पेनिट्रेट करके इंटर कर सकता है ब्लड में। एक्चुअली इट इज फाउंड इन नेचर इन 2 फॉर्म, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। मोस्ट so organic lead has the ability to penetrate through the skin, है ना? Inorganic lead cannot penetrate through the skin. Yes sir. Yes sir. So कैसे डिफाइन करोगे? Yes, regarding introduction, lead poisoning is a medical condition, okay? It's an emergency condition caused by increased level of heavy lead in the body. जब lead का concentration body में बहुत ज्यादा हो जाए और मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, since it leads to the interference in the variety of body process functioning, तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये हैम्पर करता है, ठीक है? डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी को ये हैम्पर करता है। एंड इफ यू रिमेम्बर इन योर यूजी क्लास, जब यूजी में होंगे तो आपने पढ़ा होगा, जो हम लोग पढ़ते थे पिगमेंटेशन वगैरह में, तो एक टर्म आता था प्लम्बिज्म, अगर आपको याद होगा। प्लम्बिज्म क्या है? प्लम्बिज्म इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ लेड एंड आल्सो हाइड्रोजन सल्फाइड, इफ यू रिमेम्बर। ये पूछा जाता था यूजी में कि व्हाट इज प्लम्बिज्म? प्लम्बिज्म इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ लेड and also plumbing क्या है? Yes sir, derived from the जी। हाँ, तो finally क्या है? Yes sir, ये लैटिन वर्ड है ऐसे कुछ। Finally this is that lead has the ability to interfere with the nervous activity. Nervous system को भी affect कर सकता है, immune system को affect कर सकता है, also the gastrointestinal toxicity भी cause करते हैं ये। इसके बॉडी में various effect है, since it has the capacity to cross the blood-brain barrier. ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, इसका मतलब ब्रेन को भी इफेक्ट करेगा। न्यूरोटॉक्सिसिटी भी जबरदस्त है, अपार्ट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी, इम्यूनोटॉक्सिसिटी एंड इवन इन द बोन मैरो भी इसके अच्छे खासे इफेक्ट है। सो इट विल लीड टू हीमोपोएटिक टॉक्सिसिटी। तो ब्लड पिक्चर में भी चेंजेस आएंगे ड्यू टू लेड पॉइजनिंग। कुछ बता सकते हो कि ब्लड पिक्चर देख के कैसे आइडिया लग जाता है कि लेड पॉइजनिंग है? ऐसा क्या देखते हैं हम लोग ब्लड में? ब्लड स्मीयर देख रहे हो आप ड्यूरिंग डीएलसी फॉर्मेशन, एक आइडिया लग जाता है कि इसको लेड पॉइजनिंग हो सकता है। कुछ बता सकते हो? एनीमिक कंडीशन तो होता है। एनीमिक तो ओके, एनीमिक कंडीशन एब्नॉर्मल आरबीसी। एनीमिया बहुत जनरलाइज्ड टर्म है ना, बहुत सारे कंडीशन में मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जो लेड को इंडिकेट करे कि लेड के थ्रू, एनीमिया तो बहुत सारी चीजों से हो सकते हैं। कुछ है आपको आइडिया कि ऐसा क्या देखते हैं ब्लड स्मीयर जो आप कहते हैं इट कैन बी अ केस ऑफ लेड टॉक्सिसिटी? कुछ बता सकते हैं?
श्योर सर, श्योर पता नहीं है, लेकिन मे बी इरेथ्रोसाइट एबनॉर्मल होगा। एरिथ्रोसाइट एब्नॉर्मलिटी है, नो डाउट सही है, बट देयर इज ए पेक्युलर टर्म, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हिंज बॉडीज। तो प्रेजेंस ऑफ हिंज बॉडीज इन द यस ब्लड इज सर, हियर। अगर आप यस ये सर, हिंज बॉडी, या हाँ, हिंज बॉडी, यस सर, हिंज बॉडी पे। तो यस एज ए सर, यस सर, यस। पैथोलॉजिस्ट, मतलब ये बेसिकली फार्माकोलॉजिस्ट वाले पढ़ाते हैं टॉक्सिसिटी वगैरह का, लेकिन पीजी में हम लोग इसको डिटेल स्टडी करते हैं। यस सर। वैसे आपसे ये जानना चाह रहा था कि यूजी का जो हम आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको इम्प्लीमेंट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे एक लाइन पे हम लोग खत्म कर देते हैं कि प्रेजेंस ऑफ यस हिंज सर, बॉडीज में बी इंडिकेटिव ऑफ हैवी मेटल यस टॉक्सिसिटी। सर, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे यस दिखाना सर, होगा, यस सर, यस, ठीक है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ पॉइजन। यस। अभी लेड बॉडी में कहाँ से है, ठीक है। तो यू नो जो बिजी स्ट्रीट्स है जहाँ बहुत गाड़ियाँ चल ये रही हैं, तो उसके जो पोल्यूशन होंगे ये नियर बाई वहाँ, ग्रासेस, एनिमल अगर कंज्यूम करे ग्रास वहाँ का, जो नियर बाई स्ट्रीट्स यस जहाँ बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे ग्रास इज कैन बी ए सोर्स ऑफ, सर, ये हाईवे के आसपास जो, यस सर, जो व्हीकल्स उनके जो ये, प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, वो जो ग्रास में आ जाते हैं, तो ग्रास कैन बी ए सोर्स ऑफ यस सर, लेड टॉक्सिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट इज द बैटरीज, जितने भी बैटरीज हैं, पेंट्स हैं, दे कंटेन लेड। तो यस सर, जब आप डिस्कार्ड करते हो बैटरी को, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, उसको थ्रो आउट करते हैं, कहीं फेंक देते हैं। अब उसको जब एनिमल्स लिख यस कर, सर, इट इज ए गुड सोर्स ऑफ लेड। इवन पेंट्स जो घर में यूज होता है, डोमेस्टिक यूज जो ये पेंट लेड, यूज यस, करते हैं, उससे भी लेड होता है। तो बैटरीज हो या पेंट्स हो, उसको जो यस, डिस्कार्ड करके हम फेंक देते हैं, यस सर, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, सिंस इट कंटेन्स लेड। अगर एनिमल सर्विसाइड, ज्यादा सर्विसाइड, क्वांटिटी यस, में कंज्यूम कर ले, तो लेड टॉक्सिसिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मिल्क सेक्रेटेड। अगर कोई एनिमल यस, लेड पॉइजन है, मैं जैसा आपसे कह रहा था कि लेड हैज द कैपेसिटी टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, उसी तरीके से लेड हैज द कैपेसिटी टू क्रॉस द यस सर, प्लासेंटल बैरियर। प्लासेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं। इवन जब मिल्क फॉर्मेशन होता है, जो एल्वेलस होता है मेमोरी ग्लैंड में, वहां पे भी फिल्टर होकर आ जाता है, तो मिल्क से भी सीक्रेट। जो काफ काफ यस सर, काफ होगा, काफिंग जो होंगे, जो काफ होंगे, वो भी सक करेंगे, काफ वो को चला वो जाएगा। तो सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन भी यस बहुत सर, है। जैसा सोर्स यस ऑफ सर, रूट ऑफ एंट्री बहुत है कि इंजेक्शन से हो सकता है, इनहेलेशन से हो सकता है, स्किन से हो सकता है, उस तरीके से बॉडी से बाहर जाने की एक्सक्रीशन के रूट भी बहुत। Other than this, it is also used in as a fertilizer, यस, as a fungus, anti-fungus agent, यस सर, herbs को मारने में जो फार्मर्स फंगिसाइड, है यूज यस करते सर, हैं। फर्टिलाइजर्स जो फंजीसाइड्स, जो हेर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उससे भी लेड हो सकता है। तो अगर इन एनफ क्वांटिटी अगर बॉडी में चला जाए, तो दैट कैन बी सोर्स ऑफ लेड टॉक्सिसिटी, ठीक है। इवन आप देख रहे हो ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ओल्ड लेड पाइप्स, ये ज्यादा सूट करता है फॉर ह्यूमन के लिए, लेकिन यस सर, कई जगह ह्यूमन अपार्टमेंट्स में भी आप देखते हैं कि जो यस, लेड पाइप से जो कैरी करते हैं वाटर को, बहुत पुराने होते हैं, जो मेटल के बने, दैट कैन बी सोर्स। इवन बहुत पुराने, यस जो सर, आपका इंटेंसिव कैटल फार्मिंग है, वहां भी हो सकता है कंडीशन। इवन ड्रिंकिंग वाटर कैन कंटेन लेड, है ना, पाइप के थ्रू चला यस जाए। तो द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज यस, वेरियस, रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज वेरियस, रूट ऑफ एंट्री इज वेरियस। कहीं से भी आ सकता है बॉडी से, कहीं से भी जा सकता है। जैसा आप कह रहे थे, फाइनली रूट ऑफ एंट्री क्या होगा? It will be the inhalation, it will be the ingestion. But if it is the case of organic lead, यस सर, in nature lead is found in two forms, organic and in यस सर, inorganic. ऑर्गेनिक कंपाउंड, So if it is found in organic as an organic compound, जी, it has the capacity to penetrate through the skin also. So route of entry is various. And यस if सर, finally an animal is consuming lead, the outcome will be decided by these factors. There are multiple factors which affect, यस which सर, decide the एक, outcome of the toxin. First one is the age. If the animal is young, young animals are more susceptible. Even in case of female, you will see that children are very यस सर, susceptible to the lead toxicity. And similarly, in the case of livestock, young animals are more susceptible. Okay. Regarding species, goat, यस swine, सर, chicken are more resistant. So it is basically seen in the case of cattle. Since goat, swine, and chickens are resistant, the cases of lead toxicity is very common in cattle and pigs, basically cattle and pigs. And reproductive status, pregnant यस, animals are more susceptible than non-pregnant. Naturally, pregnant animals are under stress, so
जी there is chances that toxicity can be more in case of pregnant animals. Next is the rate of ingestion. ये तो बड़ा सिंपल है, बहुत नॉर्मल कंडीशन है. If large amount जी is going to be taken, naturally the toxicity will be more. A small amount for long time, it will lead to chronic exposure. If large amount within a short time, it is going to cause acute exposure. तो acute toxicity के changes अलग होंगे and chronic toxicity के changes अलग होंगे. ठीक है. yes sir. Other than this, there is, if the animal is Yes, sir. undernourished, उसको अच्छा खाने पीने नहीं मिल रहा है, and it is debilitated, weak, emaciated, तो उसको Yes. ज्यादा होंगे. But naturally, क्योंकि immune पे इसका इफेक्ट है और इम्यूनिटी हमेशा जरूरी होता है अगेंस्ट द टॉक्सिन्स. तो अगर जो undernourished है, इम्यून सिस्टम भी उसका ठीक नहीं होगा, तो फाइनली it will be more susceptible. And next is presence of food or ingestion in the Yes, sir. stomach or intestine delays absorption and thereby reduces toxicity. इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेल फेड एनिमल्स है, Yes. जिस फॉर्म पे वेल फीडिंग हो रहा है, इंटेंसिव Yes. फार्मिंग हो रहा है, वहाँ पे चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा खाना मिल रहा होता है. वहाँ पे अगर वो बाय चांस इंजेस्ट कर भी ले तो उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिले एब्जॉर्प्शन होगा, तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स कम होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज टॉक्सिकोकाइनेटिक्स. So once being absorbed from the GIT or through the lungs, through inhalation when it comes in lungs, or through ingestion when it comes in the GIT, finally it reaches to the blood circulation and get distributed in the whole body everywhere. ठीक है. मगर इसका जो बॉडी में प्रेजेंस है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है. मतलब कुछ बाउंड फॉर्म में होते हैं, कुछ फ्री फॉर्म. जिससे खतरा है वो नेचुरली फ्री फॉर्म. ठीक है. So inside the body, it has the capacity to bond with the RBC. Yes, so naturally, RBC damage cause करेगा. It has the capacity to bond with the bone and teeth. ठीक है. And it can exist in the plasma also in free form. Yes. Okay. And finally, it can be excreted through kidney. देखो ये liver भी पहुंचता है. Inside the liver, they precipitate in the liver, and from the liver they come in the bile. और bile फिर GIT में आ जाता है. और GIT के बाद बाइल फिर एब्जॉर्ब भी होते हैं वापस ब्लड में. इसका मतलब यूरिन में भी जा सकता है, फिकल मटेरियल में भी जा सकता है, मिल्क में भी जा सकता है, पसीने से भी आ सकता है. तो डिफरेंट रूट ऑफ एक्सक्रीशन हो सकता है. ठीक है. इसको थोड़ा मैं और एलिब्रेट करूंगा. देखिए, ऑलमोस्ट लेट इंटर थ्रू द इंजेक्शन. मैक्सिमम केसेस क्या है? इंजेक्शन के केसेस. ठीक है. एनिमल्स के केस में मैक्सिमम केसेस है ड्यू टू इंजेक्शन. After ingestion, it comes in the gut, GIT में आएंगे. Only 1 to 2%, ठीक है, is absorbed. Rest is excreted through the fecal matter. अब जो excrete हुआ, उसका 85 जो absorb हुआ, उसका 85 to 90% binds to hemoglobin in RBC. Hemoglobin. And इसका Yes. it has a good affinity for the hemoglobin molecule inside the RBC. Remind जो बच गया पीछे, bind to the serum alum, यानी bind form में ही है. Either with the hemoglobin or alum. Yes. ठीक है. Less than 1% is actually free. यानी maximum bond हो गया RBC के साथ, alum के साथ. बहुत कम ही होता है. Fractions of lead ऐसे होते हैं जो free होते हैं. ठीक है. अब ये जो free वाले unbound fraction ये circulate करेंगे. Distribution of unbound fraction to various parts of the body. ठीक है. और उस लेस अमाउंट का जो लेस देन 1% है उसका अबाउट 90 to 98% बोन में जमा. कुछ चले जाते हैं थ्रू सर्कुलेशन टू लीवर. Yes. और लीवर में बाइल के थ्रू चला जाता है ड्यूडेनम में एंड कैन बी एक्सक्रीटेड इन मिल्क, यूरिन, फेकल मटेरियल. या प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं. इट कैन आल्सो क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर. मैं आपसे कह रहा था इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये नर्वस टॉक्सिसिटी हो जाएगा. Yes, sir. Yes, में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है. प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि इट कैन लीड टू एबॉर्शन आल्सो, है ना, या malformation in the fetus. And regarding the concentration, blood में, liver में, kidney में concentration in unit of ppm in case of most of the species, ये इसके डाटा है. Yes, sir. Concentration in blood if it is more than
0.05 or 0.1, it will lead to a notifiable disease in food producing animal. अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है किसी एनिमल्स में इसका कंसंट्रेशन इवन 0.1 से ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब है वेरी अलार्मिंग कंडीशन। ठीक है, इसको नोटिफिएबल का मतलब होता है कि सेंट्रल अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म करना है कि इस एरिया में ऐसे सोर्स हैं जो हैवी लेड टॉक्सिसिटी कॉज कर। ठीक है, regarding mechanism of toxicity, as I was telling you, it can be neurotoxic, it can be gastrotoxic, it can be hematopoietic toxic, it can be immunotoxic, even it can be nephrotoxic. किडनी को भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, it can be hepatotoxic also. But the main mechanism of toxicity is that it binds with the sulfidyl groups, which is essential enzyme for cellular metabolism. Yes. If you remember, in the case of arsenic poisoning, also the main mechanism of arsenic poisoning was due to binding with the sulfidyl group. So lead is also similar in this case. Yes, sir. That it also inhibits sulfidyl group, which is essential enzyme for glycolysis and formation of ATP. Okay. Yes. Regarding neurotoxicity, we know lead has the capacity to cross the blood-brain barrier. Once it enters inside the brain, it disturbs the function of the brain. It also causes damage to the vascular system and inactivates the blood-brain barrier, and which leads to the edema and hemorrhages in the brain. ठीक है, hemorrhage क्यों होंगे? आपसे पूछेगा कि why there is hemorrhage in case of lead poisoning in brain? ये फट क्या बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है ना, since it has the धान की फट capacity to, इसको बढ़ा देते, it has the capacity to damage the capillary endothelium. Yes. Blood vessels के wall को damage कर रहा है तो naturally hemorrhages हो जाएंगे। ठीक है, Yes. endothelium होता है epithelial cells of the blood vessels, जो कैपिलरी है बड़ा थिन वॉल होता है, उसका एंडोथेलियम को ही डैमेज कर दिया तो ब्लड क्या होगा, ब्लड वेसल से बाहर आना शुरू हो जाएगा, इसी को तो हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, तो और इडीमा भी इसी की वजह से होगा, क्योंकि इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी हो जाएगा। यस सर, मैंने इसको फ्लूइड आउट, एंडोथेलियम का डैमेज होने की वजह से इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, इट कैन आल्सो लीड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी। ठीक है, कैसे कॉज करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी? Since it has the property to contract the smooth muscle, spasm also, smooth muscle, yes sir, which will lead to change in the peristaltic movement, gastroenteritis, vomition, anorexia, and abdominal pain. Okay. Next is hematopoietic toxicity. Inhibition of heme synthesis. Heme is necessary for hemoglobin formation. Since it inhibits important enzymes, which is necessary for formation of heme. जब हीम ऐसे एंजाइम हैं जो डिस्टर्ब हो गए हीम बनाने के लिए, जब हीम नहीं बनेंगे तो नेचुरली हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा ये आरबीसी लाइसिस भी करता है। कैसे? इट इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप अटैच्ड टू आरबीसी मेम्ब्रेन। इसको आप इलैबोरेट करके समझा सकते हो क्या ये क्या है? इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप अटैच्ड टू आरबीसी मेम्ब्रेन and cause lysis of RBC। इसको मुझे थोड़ा समझाइए तो क्या समझ रहे हो? सर सेल के जो मेम्ब्रेन, सेल के इंटरनल इनसाइड आईसीएफ में जो होता है सोडियम, तो वो ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलते हैं, 2 सोडियम पोटेशियम मॉलिक्यूल बाहर आता है और 3 इस चैनल को इनहिबिट कर देता है। क्या है जो जब ये चैनल इनहिबिट होगा सर, तो सेल के अंदर, जी सर, सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम आयन ज्यादा होता है। जब ज्यादा होगा तो नेचुरली ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम आयन कम इंट्रासेलुलर, और अगर सोडियम आयन इनफैक्ट बढ़ने लगे सेल का तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। सेल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो आसपास के सारे फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और सेल स्वेलिंग हो जाएगा, सेल बर्स्ट भी कर जाएगा। तो नेचर ने सेल मेम्ब्रेन में पोटेशियम और सोडियम पंप दिया हुआ है। तो बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी सेल क्या करता है कि उस
इंटरसेलुलर सोडियम आयन को ढकेल के बाहर करता है, ठीक है। वहाँ पे ये जरूरत सोडियम आयन अगर अंदर। हाँ, तो वहाँ पे एटीपी और उस एटीपी को यूज करने के लिए एंजाइम यानी एटीपीज उसकी जरूरत है। अगर एंजाइम को ही खराब कर दिया इसने, डिसइंटीग्रेट कर दिया, हैम्पर कर दिया, तो फिर आरबीसी ये लाइसिस, ठीक है। तो ये चैनल बंद हो जाए। सेलुलर स्वेलिंग होगा, क्लाउडी यस स्वेलिंग होगा, फिर हाइड्रोपिक डिजनरेशन होगा, फाइनली बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूनोटॉक्सिसिटी। तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं? एंटीबॉडीज का सोर्स क्या ये है? प्लाज्मा लीवर है। सेल्स। हाँ, प्लाज्मा सेल्स हैं जिससे एंटीबॉडी बनते हैं, लेकिन जो यस प्रोटीन सर। चाहिए, जो गामा ग्लोबुलिन चाहिए, उसका सोर्स लीवर है, ठीक है। लीवर को भी डैमेज काउज कर रहा है, यस सर। हीमोपोएटिक में भी डैमेज काउज कर रहा है। जी यस यदि गामा इम्यूनोग्लोबुलिन से कम बनेंगे तो यस एंटीबॉडीज सर। का फॉर्मेशन भी कम होगा। ये किडनी यस टॉक्सिसिटी, सर। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये एंडोक्राइन टॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। हाँ, ग्रोथ हार्मोन का कमी हो जाएगा, इंसुलिन का जी सर। कमी हो जाएगा। ये रिप्रोडक्शन में भी इंसुलिन ग्रोथ डैमेज में। काउज करता है, गैमेट फॉर्मेशन में, ओवा फॉर्मेशन, ये स्पर्म फॉर्मेशन, गैमेटोटॉक्सिसिटी। यस यानी सर। स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी काउज करेगा, ठीक है। इस डायग्राम में कंप्लीट एक स्टोरी है जो आपको बताता है कि इनऑर्गेनिक लेड कैसे बॉडी में यस जाता सर। है, कैसे डैमेज काउज करता है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इफ यू सी यस सर। this chart, actually inorganic lead can enter inside the body by inhalation or ingestion. Inhalation से जाएगा naturally it will come in the lungs, इंजेक्शन। ingestion से जाएगा naturally it will come in the GIT. GIT में आप जानते हो कि absorption बहुत कम होता है, गट। यस सर। मेजॉरिटी पार्ट चला जाता है फीकल मटेरियल से, यस एब्जॉर्प्शन सर। बहुत कम होता है, लेकिन लंग्स में अगर आता है तो मेजर पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, 40% ऑफ द और इनहेल्ड लेड एब्जॉर्ब हो जाता है। यस सर। और जीआईटी जाएगा तो 2 से 5% ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लंग में हो या जीआईटी में हो, फाइनली इट विल कम इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में चला जाएगा, सर्कुलेशन में आ जाएगा, वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे बॉडी में। सम विल रिमेन फ्री इन द प्लाज्मा, सम विल बाइंड विद आरबीसी, ठीक है। तो जो आरबीसी में बाइंड करेंगे इट विल लीड टू द लाइसिस ऑफ आरबीसी, और जो प्लाज्मा में है दैट विल बाइंड टू द सल्फाइडल ग्रुप और बहुत सारे एंजाइम को डिनेचर करेगा। इट कैन इवन डिपॉजिट इन द हेयर एंड नेल्स, इट कैन आल्सो बाइंड टू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज काउज करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में डिनेचर होगा, ठीक है। तो फाइनली बहुत सारे एंजाइम्स का फॉर्मेशन हैम्पर होगा, प्लासेंटा क्रॉस करता है, फीटस में प्रॉब्लम होगा, आरबीसी ब्रेकडाउन होगा, एनीमिया होगा, ब्रेन टॉक्सिसिटी, किडनी टॉक्सिसिटी, लिवर टॉक्सिसिटी, जीआईटी टॉक्सिसिटी, स्किन टॉक्सिसिटी, मस्कुलर टॉक्सिसिटी, बोन टॉक्सिसिटी। ये सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो अफेक्टेड हो जाएंगे केस ऑफ लेड टॉक्सिसिटी, और एक बार ये बॉडी में जमा हो जाए प्लेसेंटा जल्दी निकलते भी नहीं, ठीक है। रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फॉर्म, अभी आप देख रहे थे इनऑर्गेनिक में, अभी ऑर्गेनिक। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ऑर्गेनिक लेड की प्रॉपर्टी है that can even penetrate the skin other than inhalation or ingestion, it can enter through the skin also. अब रूट चाहे जो भी हो, it will come in the blood, ठीक है। वहाँ उसका मेटाबोलाइट्स बनेंगे, ट्राई अल्काइल मेटाबोलाइट्स which is fat soluble, and this has the property to cross the blood-brain barrier, it has the property to precipitate in the kidney। अब ये ब्रेन में जाएंगे, डिफरेंट नर्वस सिम्टम्स शो करेगा ये, ठीक है। रिगार्डिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एकदम नटसेल में समझना है, ये दो चार्ट ही एनफ है। इस दो चार्ट को आप देख लोगे, याद रखिए, तो आपका सारा स्टोरी पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम में इसमें आपको ये दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द लेड, बॉडी में लेड का कितना डिपोजिशन हुआ है उसके हिसाब से किस तरह के चेंजेस आएंगे। तो अगर सबसे नीचे देखो 5 माइक्रोग्राम पर डीएल है, सबसे 5 माइक्रोग्राम पर डीएल है, 150 माइक्रोग्राम डीएल है। 150 देखिए 150 में डेथ है, ठीक है, फाइनली डेथ है। और जब बहुत कम है तो इट विल लीड टू सम नर्वस डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर लीड करेगा। जैसे जैसे इसके कंसंट्रेशन बढ़ेंगे, आप इसके देखते जाइए चेंजेस कितने सारे, इवन डेथ, ठीक है। डेथ से पहले पूरा ब्रेन डैमेज है, पूरा किडनी डैमेज है, जबरदस्त एनीमिया है, एब्डोमिनल पेन है, एंड फाइनली डेथ कॉलिक है। उसी चीज को थोड़ा और इजी वे में समझिए, क्लिनिकल सिम्टम। तो सिम्टम मैंने कहा डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। इफ इट इज एक्यूट
ये भी मैंने कहा कि इट इज मोर कॉमन इन कैटल एंड पिग्स, ठीक है। तो अगर एक्यूट होगा तो कैटल विल शो बेलोइंग, Yes, sir. इसलिए कि एक्यूट पेन होंगे, रोलिंग आइज नर्वस डिसऑर्डर की वजह से, Rolling eyes, एक्साइटेशन, potty mouth, मस्कुलर स्पाज्म, टेटनाई एंड डेथ, ठीक है। rolling eyes. क्रोनिक में एनोरेक्सिया, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस है, पैरालिसिस है, जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ हॉर्स में जो लैरिंजियल मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाता है, उसकी वजह से रोलिंग होगा, साउंड का प्रॉब्लम हो जाता है उनका बोलने में। इन केस ऑफ डॉग्स सॉरी पिग्स, कैटल के कंपैरिजन में ये रेसिस्टेंस, ठीक है। इन केस ऑफ डॉग जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, नर्वस डिस्टर्बेंसेस। इन केस ऑफ बर्ड्स रेसिस्टेंस होते हैं, लेकिन अगर होंगे तो एनोरेक्सिया और एक्साइटमेंट होगा, हैचेबिलिटी प्रॉब्लम होगा, एग प्रोडक्शन होगा। इसको भी समरी वाइज अगर आप समझिए, इट इज पर्टिकुलर फ्रॉम ह्यूमन केस, है ना। ऑर्गेनिक लेट का टॉक्सिसिटी हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है, तो आप सारे चेंजेस, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, जैसे एब्डोमेनल पेन होगा, कोलिक होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, ब्लैक टायरी, फीकल मटेरियल होगा, ब्लड डैमेज होने की वजह से एनीमिया हो जाएगा, नर्वस सिम्टम डैमेज होने की वजह से बेसिकली हेडेक, जो ही बेसिकली ये जो है ना चार्ट ह्यूमन का चेंजेस होगा, हेडेक होगा, कंफ्यूजन होगा, कोमा हो जाएगा, लेस यूरिन फॉर्मेशन, है ना, आई में चेंजेस होंगे। उसी तरीके से अगर क्रोनिक एक्सपोजर हो जाए, ये भी ह्यूमन से है बेसिकली, से ये मैंने नेट से कॉपी किया हुआ है। तो इन केस ऑफ ह्यूमन, स्टेप चेंजेस, जीआईटी चेंजेस, ब्लड चेंजेस, नर्वस सिस्टम, किडनी के चेंजेस, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, आई में चेंजेस। नेक्स्ट इज द पोस्टमार्टम रीजंस। तो इन पोस्टमार्टम को जरूरी नहीं कि ग्रॉस रीजंस मिले, अगर इफ यू सी द इंजेस्टा में अगर आप उसका एस्टिमेशन करो, यू कैन फाइंड द लेट। और इसके अलावा ब्रेन में एडिमा हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, हाइपरेमिया हो सकता है, और पेटिकी हो सकता है, मतलब। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो एज इट इज डन इन एवरी केस, यू हैव टू टेक हिस्ट्री, you have to critically observe the clinical signs, postmortem reasons, late content in the body, ठीक है। और ये है मेजरमेंट ऑफ ALA डिहाइड्रेट इन द बॉडी। ये क्या है हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। यूरिन भी ALA बढ़ जाता है, और लेवल ऑफ लेट को लिवर में, ब्लड में चेक करना होगा। मैं थोड़ा ALA क्या है उसको थोड़ा सा बता दूंगा। ALA क्या है? एमिनो लेवलेनिक एसिड, aminolevulinic acid. In case of lead poisoning, aminolevulinic acid and protoporphyrinogen 9. Levulinic acid. और protoporphyrinogen 9 ये दोनों ही बढ़ जाते हैं, और यूरिन में भी दिख सकता है, और ALA तो आपको ब्लड में भी दिखेंगे, प्रोटोपाइरिनोजेन आपको यूरिन में मिलेगा, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस है रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। Next is differential diagnosis. Yes, sir. So the symptom may simulate with the hypomagnesemia. Case of hypomagnesemia, tetanus, vitamin A deficiency, listeriosis, barley poisoning, encephalitis. सब cases like rabies, distemper, कुछ ऐसे diseases हैं, कुछ ऐसे conditions हैं जिसके symptom बहुत similar होते हैं lead toxicity से। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट बहुत डिटेल नहीं, यू कैन यूज EDTA एज ए एंटीडोट, कैल्शियम मिथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, इट इज कैल्शियम EDTA एक्ट एज ए एंटीडोट। इसका डोज वगैरह आप अपने देख लीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा फॉर पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नहीं है, ठीक है। मैक्सल भी दे सकते हैं आप। जस्ट नोट दैट कैल्शियम EDTA प्लस मैक्सल, यस सर, मैक्स सल्फेट, ये दो इम्पोर्टेंट मेडिकेशन है। प्लस इन जनरल गैस्ट्रिक लवास कराते हैं, ये जनरली है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेड पॉइजनिंग। डाउट है तो यू कैन क्लियर इट।